बच्चों ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस में मैं रणवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम केमिस्ट्री का क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस समय लेकर चल रहे हैं, जिसमें इसके पहले मैं 5 लेक्चर आपको अपलोड कर चुका हूं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले हम रासायनिक संयोग के नियम, जनरली रासायनिक संयोग के जो नियम है वो 5 मुख्य नियम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये 5 नियम है, लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे केवल 2 नियम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंपोजिशन और डेफिनिट प्रोपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोनेशन। तो अब जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये नियम बोलता है इन ऑल फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन द टोटल mass of the product in same as the total mass of the reactant। ये नियम कहता है कि सभी फिजिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का जो मास होता है किसी भी फिजिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज सेम एज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का टोटल मास जो होता है वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये इस नियम को दिया था फ्रेंच केमिस्ट लेवोजियर ने। किसने दिया था? एंटोनी लेवोजियर ने इस नियम को दिया था, ठीक है ना। और ये नियम ये बोलता है इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज द सेम एज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का टोटल मास किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। इस नियम को लेवोजियर ने दिया था। इस नियम को हम जानते हैं लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर या द्रव्य की अविनाशिता के नियम से भी जानते हैं। इस नियम को हम किस नियम से जानते हैं? द्रव्य की अविनाशिता, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, मतलब द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ये नियम यह बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब प्रोडक्ट
किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे बच्चों, इसको समझेंगे एक्सपेरिमेंट। इस नियम को समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ठीक है ना, इसमें जो बताया गया है, देखिए बच्चों क्या बताया गया है कि इसमें हम ले रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, दो पदार्थ ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये दो पदार्थ हम ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई किया। इन्होंने क्या किया कि एक एच आकार की लैंडोल्ट ट्यूब लिया, जैसे कि फिगर में दी हुई है, और इसमें इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दो भुजाओं में, टू लिम्स में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, फिर इसको क्या किया, ट्यूब को सील्ड कर दिया ऊपर से, देन वेटेड, उसके बाद उन्होंने इसको वेट किया। इस ट्यूब में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेने के बाद उन्होंने इसको सील किया और इसका वेट किया। देन ट्यूब वाज टेकन फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू मिक्स द टू सॉल्यूशन। फिर दोनों सॉल्यूशन जो थे इसका उन्होंने पहले वेट किया, फिर उसको क्या किया, वेट लेने के बाद उन्होंने इन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया, हिला करके आपस में सेकंड करने के बाद, सेकंड फॉर द सम टाइम इन ऑर्डर टू मिक्स ऑफ टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को इन्होंने आपस में सेक किया, मिलाया, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सॉल्ट सॉल्यूशन रिजल्टेड इन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, जिसके कारण से रिजल्ट के रूप में हमें दो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। टू सॉल्ट सॉल्यूशन रिजल्टेड इन ए व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन हमें जो मिलते हैं सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलते हैं। जब ये मिलाया जाता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को लेकर के बंद करके फ्लास्क को हमने उसका वेट माप लिया, फिर उसको हमने लिया और हिला करके मिक्स करके जब हमने मापा तो मिक्स करने के बाद हमको सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, फिर हमने उसको माप लिया। और जब हम मापते हैं तो देयर वाज नोटिसेड अगेन एंड नो चेंज इन मास वाज नोटिसेड, जब हमने हिलाया उसको आपस में मिला दिया, मतलब केमिकल रिएक्शन जब हमने करवा दी दोनों की, तब भी हमें इसके मास में जो पहले मास मिला था सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का, वही मास हमें बाद में भी मिला। तो इसके कारण से ये जो नियम हमें सिद्ध होता है कि यहाँ पे लॉ ऑफ एक कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब द्रव्य की अविनाशिता का नियम जो है वो सिद्ध होता है कि द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्रव्य नष्ट नहीं हुआ, मतलब AgCl और NaCl जो थे वो नष्ट नहीं हुए, बल्कि AgNO3 और NaCl नष्ट नहीं हुए, बल्कि AgCl और NO3 के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें AgCl को व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। लेकिन हमने जो इसका वेट लिया था पहले, वही वेट हमें बाद में भी प्राप्त होता है, मतलब रिएक्शन के बाद भी वही वेट प्राप्त होता है जो हमने रिएक्शन के पहले दोनों का लिया था। तो टोटल वेट बराबर होने के कारण ये द्रव्य की अविनाशिता का नियम, ठीक है ना, ये जो है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, द्रव्य की अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप देखिए।
यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बताया जा रहा है, देखिए, व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड बाई 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज्ड बाई 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से सोडियम क्लोराइड का कितना वेट डिकम्पोज होगा। इफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, 6 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट and 1.825 gram of hydrogen chloride are produced in the same reaction। यदि इस रिएक्शन में हमें 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और 1.82 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। हमें कितना मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट 6 ग्राम और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल रहा है 1.82 ग्राम, ठीक है ना। 4.9 ग्राम हम H2SO4 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और 1.82 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें बताना है कि सोडियम क्लोराइड का हम कितना द्रव्यमान लेंगे। तो इसके लिए जो हम जानते हैं कि द्रव्य की अविनाशता के नियम ने क्या बताया कि प्रोडक्ट का जो मास होता है PR, प्रोडक्ट का जो टोटल मास होता है वो रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होता है। तो हम प्रोडक्ट का टोटल मास, यहाँ पे रिएक्टेंट का टोटल मास हमें ज्ञात करना है। तो रिएक्टेंट का टोटल मास मतलब हमें सोडियम क्लोराइड का ज्ञात करना है। तो सोडियम क्लोराइड का हम X ले लेंगे, बाकी का हम मान लेंगे, बाकी का H2SO4 का दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद हम प्रोडक्ट का मास जो है वो ज्ञात करते हैं। तो प्रोडक्ट का मास जो है दिया हुआ है और रिएक्टेंट का हमें NaCl का ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के बराबर होता है। तो प्रोडक्ट का मास आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, दोनों को जोड़ देंगे 6 ग्राम और 1.825 ग्राम को, तो यहाँ पे हमें टोटल मिल रहा है प्रोडक्ट का मास 7.825 ग्राम, ठीक है ना। अब हम चूंकि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का वेट जो होता है वो प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट का आप लिख दीजिए X प्लस 4.9 ग्राम और यहाँ पे प्रोडक्ट का 7.825 ग्राम मिल रहा है। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे घटाने के बाद, तो X की वैल्यू जो हमें मिल रही है 2.925 ग्राम। तो यहाँ पे NaCl जो डिकम्पोज होगा 2.925 ग्राम। NaCl कितना डिकम्पोज होगा, 2.925 ग्राम, ठीक है ना। तो ये है द्रव्य की अविनाशता का नियम। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे द्रव्य की अविनाशता के नियम की पुष्टि होती है, ठीक है ना। तो आप रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर दे देंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद अगले हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रमोशन, या इसे बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है ना। स्थिर अनुपात का नियम, ये नियम क्या बोलता है, देखिए, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई वेट, डेफिनिट प्रोपोर्शन बाई वेट। A pure chemical compound always consists of the same element. A pure chemical compound always consists of the same elements combined together in a fixed proportion by weight, ठीक है ना। इसके लिए हम एक प्रयोग कर रहे हैं जिसमें बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे बनाई जा रही है वो 3 तरीके से बनाई जा रही है। बर्निंग ऑफ कोक इन एयर,
सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोक को, कार्बन को गर्म करके हम बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने पहले मेथड से बनाई, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी मेथड यहाँ पे दी हुई है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। दो तरीके से बना रहे हैं, ठीक है ना। जब दो तरीके से हम बना रहे हैं, फिर ये हम तीसरे तरीके से बना रहे हैं। तीसरे तरीके से जो हम बना रहे हैं उसमें हम बना रहे हैं द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। डाइल्यूट HCl की क्रिया जो हम करा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा से, तब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। तीन तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। कोक को गर्म करने पर सोडियम, कोक को गर्म करने पर प्राप्त हुई। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराई, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली। और सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया HCl से कराई, तब भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई, ठीक है ना। इन सभी सैंपल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हुई है, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो जो हमें मिल रहा है 12:32 मिल रहा है। इन सभी में हमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिल रहा है 12:32। तो 3:8, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितनी हो रही है, 3:8। तब देखिए ये कैसे मिल रहा है 12:32। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन का भार कितना जानते हैं, कितना होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है भार 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। तो ये तीनों प्रयोग जो हुए उन सभी में हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली, उसमें जो 44 ग्राम मिला, उस 44 ग्राम में कार्बन की मात्रा तीनों में 12 और ऑक्सीजन की मात्रा हमें तीनों में 32 प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये है कि डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जो भी किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व समान मात्रा में होते हैं, चाहे उसको किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व सदैव एक निश्चित मात्रा में विद्यमान होते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। यहाँ पे हम 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके अवयवी तत्व जो कार्बन और ऑक्सीजन हैं वो हमें सदैव एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक विधि से बना रहे हैं, वहाँ कार्बन कुछ मिल रहा है, ऑक्सीजन कुछ, दूसरी विधि से बना रहे हैं, कार्बन कुछ मिल रहा है, ऑक्सीजन कुछ नहीं। जितनी भी विधि से बनाएंगे सभी में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमें उस यौगिक में, ठीक है ना, उस यौगिक में हमें उतना ही मिलेगा जितना कि हम पहले यौगिक में प्राप्त कर रहे हैं, उतना ही दूसरे यौगिक में मिलेगा। शर्त यह है कि उसे जो कंपाउंड है उसे प्योर होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए। किसी भी प्योर कंपाउंड में उसके जो एलिमेंट होते हैं वो सदैव एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं किसी भी प्योर कंपाउंड में, ठीक है ना। किसी भी प्योर कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट होते हैं वो सदैव एक निश्चित अनुपात में होते हैं, डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। यही कहलाता है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। यह हिंदी में बोले किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व, जब यहाँ रासायनिक यौगिक है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका अवयवी तत्व कौन सा है, कार्बन और ऑक्सीजन, सदैव एक निश्चित अनुपात में होंगे, चाहे उसे किसी भी तरह से बनाए। आप 3 तरीके से बना रहे हैं, लेकिन हमें तीनों तरीके से जो कार्बन मिल रहा है वो पहले में भी 6 ग्राम मिल रहा है, ऑक्सीजन 16 ग्राम, दूसरे में भी 6 ग्राम 16 ग्राम, तीसरे में भी 6 ग्राम 16 ग्राम ही मिल रही है। तो किसी भी तरह से बनाइए, उसके अवयवी तत्व जो होंगे, एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो होंगे
वो हमेशा जो होंगे वही उनका अनुपात जो होगा हमेशा निश्चित होगा। चाहे किसी भी विधि से आप बनाएं कार्बन डाइऑक्साइड, हर विधि से बनाए गए यौगिक में उसके जो अवयवी तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक विधि से बनाएं कार्बन 13, ऑक्सीजन 17, दूसरे से 18, तीसरे नहीं, जितने भी विधि से बनाएंगे सभी विधि से कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है हमें वो निश्चित ही मिलेगा। चाहे किसी भी विधि से आप कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन निश्चित ही मिलेगा। कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, ठीक है ना, वो निश्चित ही मिलेगा। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे 44 ग्राम में देख लीजिए, 44 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम हमें कार्बन मिल रहा है और 32 ग्राम ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर 32 ग्राम हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो यहाँ पे 6 ग्राम कार्बन मिलेगा और 12 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है ना, 12 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। अब इसका अनुपात कितना होगा, 3:8। 3:8 के अनुपात में हमें मिलेगा, 3:8 के अनुपात में प्राप्त होगी। ये वैल्यू हमें कितने अनुपात में प्राप्त होगी, 3:8। किसी भी विधि से आप बनाइए, ठीक है ना। अब एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स 25.45% कॉपर। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल कितना ले रहा है, 25.45 कॉपर, 36.07% H2O। If the law of constant composition is true, calculate the weight of copper required to obtain 40 gram of crystalline copper sulfate। यदि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनिट प्रोपोजिशन, स्थिर अनुपात का नियम सही है, तो आप ज्ञात करिए कि 40 ग्राम क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट बनाना है तो हमें कितने ग्राम कॉपर की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी का हम परसेंट लिखेंगे। कॉपर का 25.45, H2O जल का 36.07। अब हम परसेंटेज निकालेंगे सल्फेट का, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का ये सूत्र होता है, इस सूत्र के आधार पर यहाँ पे जल का दिया हुआ है, कॉपर की वैल्यू दी हुई है, सल्फेट का हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। सल्फेट कितने परसेंट है तो सल्फेट हम निकाल लेंगे। सल्फेट हमें पता चल रहा है 100 से घटाने के बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। 100 से घटाने के बाद हम कॉपर का जो परसेंट दिया हुआ है, जल का परसेंट है, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 38%। तो सभी का हमें परसेंटेज मिल गया, ठीक है ना। अब चूंकि सभी का परसेंटेज मतलब 100% प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, 100% प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यदि कांस्टेंट कंपोजिशन यदि सही है नियम, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यदि कांस्टेंट प्रोपोजिशन जो सही है तो हम इसके लिए 100% में, मान लीजिए हमने 100% में इतना मिल रहा है, ठीक है ना, ये वैल्यू मिल रही है 100% में। अब यहाँ में मान लीजिए कि 100% कितना है, ये 100 ग्राम। 100% को हम कितना मान सकते हैं, 100 ग्राम मान लिया। तो 100 ग्राम में हमें कितना मिल रहा है, 100 ग्राम हमें कॉपर सल्फेट है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ रही है 25.45 ग्राम कॉपर की, ठीक है ना। 100 ग्राम जो कॉपर सल्फेट मिल रहा है तो उसके लिए हमें 25.45 ग्राम कॉपर की ज़रूरत पड़ रही है। 1 ग्राम कॉपर सल्फेट के लिए हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 1 ग्राम कॉपर सल्फेट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 25.45/100। 100 ग्राम कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ज़रूरत कितनी की है, 40 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 40 ग्राम ये कॉपर सल्फेट के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 10.18 ग्राम। 40 ग्राम कॉपर सल्फेट के लिए हमें कॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो 40 का यहाँ पे गुणा कर देंगे,
1 ग्राम, 1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब 40 की चाहिए तो 40 का गुणा कर देंगे तो 10.18 ग्राम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नियम अगर सही है तो हमें वैल्यू सही मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये दूसरा नियम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है ना, स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम को आप समझ ही गए होंगे कि स्थिर अनुपात से मतलब ये है कि आप जो कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, ठीक है ना, स्थिर अनुपात इसमें जो कॉपर सल्फेट के जो अवयवी तत्व हैं वो सदैव एक निश्चित मात्रा में विद्यमान होंगे, चाहे वो कॉपर सल्फेट को किसी भी तरह से हम, चाहे कॉपर सल्फेट जो हमें कहीं से भी प्राप्त हो, किसी भी तरह से प्राप्त हो, ठीक है ना, किसी भी तरह से आप कॉपर सल्फेट को प्राप्त कीजिए, यदि वो प्योर कॉपर सल्फेट है तो उसमें अवयवी तत्व होंगे, ठीक है ना, वो अवयवी तत्व होंगे, वो सदैव एक निश्चित मात्रा में होंगे, ठीक है ना, निश्चित मात्रा में होंगे। इस कारण से आप किसी भी विधि से प्राप्त करेंगे तो वो हमें उसका जो वैल्यू है वो सेम प्राप्त होगी, चाहे 100 ग्राम लीजिए, चाहे 50 ग्राम लीजिए, चाहे 200 ग्राम लीजिए, वो सदैव निश्चित वैल्यू में रहेंगे। कॉपर सल्फेट जो है वो सदैव निश्चित वैल्यू में मिलेगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि किसी भी अवयवी तत्व में उसके किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व सदैव एक निश्चित मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। तो एक निश्चित मात्रा उनकी होती है, चाहे उन्हें किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, ठीक है ना, किसी भी विधि से बनाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से जल है, जल को आप किसी भी विधि, ठीक है ना, 1:6 के ही अनुपात में होंगे, चाहे आप उन्हें किसी भी विधि से प्राप्त कीजिए, ठीक है ना। ये नियम ये बोलता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व सदैव एक निश्चित मात्रा में विद्यमान होते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, ठीक है ना। तो रासायन इसे स्थिर अनुपात का नियम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके क्रियाकारक पदार्थों का द्रव्यमान जो होता है, क्रियाकारक का द्रव्यमान जो होता है, ठीक है ना, क्रियाकारक का जो द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है ना। इसे द्रव्य की अविनाशता का नियम भी कहते हैं, मतलब रिएक्टेंट का जो द्रव्य वेट होता है वो प्रोडक्ट के वेट के बराबर होता है। यह है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी रासायनिक यौगिक को यदि हम किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व सदैव एक निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट का है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट किसी भी रासायनिक यौगिक में उसके कॉपर सल्फेट है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने उदाहरण दिया, इसी तरह से जल है, ठीक है ना। किसी भी रासायनिक यौगिक है तो इनमें अवयवी तत्व कौन सा है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये सदैव निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे। कॉपर सल्फेट में कार्बन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। जल में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना। ये सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे। डिफिनिट इनका रेशियो होगा, चाहे इसे किसी भी तरह से बनाए, चाहे जल किसी भी तरह से बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी तरह से बनाए, कॉपर सल्फेट किसी भी तरह से बनाए, हमें जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी, इसके एलिमेंट जो हैं, एग्जिस्टिंग एलिमेंट जो हैं वो हमें सदैव एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, चाहे किसी भी तरह से बनाए, इनका अनुपात हमें दूसरा नहीं मिलेगा, चाहे वो सेम अनुपात मिलेगा, चाहे किसी भी तरह से बनाए। ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम। अब हम आगे बात करेंगे गुणित अनुपात के नियम की, ठीक है ना। गुणित अनुपात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है ना, और लॉ ऑफ गैसियस लॉ ऑफ गैलुसेक का गैसियस लॉ, ठीक है ना। तो ये इसका आज के लिए धन्यवाद। ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस में मैं रणवीर सिंह नियमित रूप से केमिस्ट्री की कक्षाएं ले रहा हूं, तो हमारे ब्रिलियंट डिजिटल ऐप को आप ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस के ब्रिलियंट डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है ना। धन्यवाद।